क्या मेरी आवाज अभी आ रही है? क्या आप लोग मुझे अभी सुन पा रहे हो? हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख पा रहा है? ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 7 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? लेसन 7 स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। तो हम लोगों ने पिछले पेज में क्या देखा कि लोक बाल गंगाधर तिलक वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं शरीर से बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन अपने मन से अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता हूं, ना ही अपने विचारों से खुद को बूढ़ा मानता हूं। और उनका विचार क्या है जिसके बारे में वो कह रहे थे कि मेरा जो यह भावना है ना पानी में भीग सकता है, ना हवा में सूख सकता है, ना ही अग्नि में जल सकता है, ना ही इसको कोई कुछ कर सकता है। वह कौन सा भावना है कि वह कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि आजादी मेरा जन्म से अधिकार है और मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। इसके बारे में वो कह रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये हमने देखा। उसके बाद जो अंतिम पैराग्राफ में था, अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आप देखोगे मैं जो बोल रही हूं सबको क्लियर आवाज आ रही है? क्या आप चैट कर सकते हो? हाँ, हाँ, गुड। अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो ठीक है। हाँ, अंतिम पैराग्राफ में अंतिम जो पद हमारा गद्यांश है उसमें लिखा हुआ है आपके पास एक आत्मा है। बाल गंगाधर तिलक हम पाठकों को, हम सभी को जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं उन्हें कहते हैं कि आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। किस बात के लिए जगाना चाहता हूं? जगाना यानी किसी को नींद से उठाना, कि उठो, जागो और जागो। और ये बात को आप अच्छी तरह से जान लो कि स्वराज आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप गुलाम मत रहो, आप किसी के अधीन मत रहो। आजादी आपका जन्म से अधिकार है और जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है उसे वो कोई नहीं छीन सकता। उसे हर हाल में इंसान को देना पड़ता है। और हम भारतवासी किसके अधीन थे, किसके गुलाम थे? कोई चैट करेगा, कोई बताएगा? मैं आपको डिसेबल कर रही हूं, आप लोग बताइए, क्योंकि कोई भी नहीं देख पाएगा। हाँ, एक ने सही जवाब भेजा। नेक्स्ट। हाँ, ये भी सही जवाब है। लेकिन यहाँ बाल गंगाधर तिलक जिसके बारे में कह रहे हैं, हाँ, योगेंद्र को शायद मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने आपसे पूछा कि हम किसके अधीन थे, आजादी से पहले हम किसके अंडर में थे, हम किसके गुलाम थे? कृपया टाइपिंग अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो सही से करें, ठीक है? हाँ, तो चलिए मैं आपको फिर से बैक कर रही हूं। हम आजादी से पहले गुलाम किसके थे?
तो ब्रिटिश शासक के थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, और उसी अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाने की भावना से बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हमारा और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है आजादी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम खुद अपने राज्य में खुद स्वराज करेंगे, हम खुद अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये वो पिछले पेज में कहते हैं। आगे कुछ इस तरह से है। आगे लिखा है विज्ञान के दो प्रकार हैं। विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। दैवी का अर्थ होता है जो कि धार्मिक विचारों से जुड़ा हो, जो मार्ग सही का जाता हो, उसे दैविक कहते हैं। और दूसरा राक्षसी यानी कि जो दानव प्रवृत्ति से होके जाता है। राक्षस का अर्थ क्या होता है? दानव। एक राष्ट्र की दासता, एक क्या है? एक हमें सिखाता है कि राष्ट्र की दासता यानी देश के प्रति गुलाम या देश का दास बन के रहो। दूसरे भाग में आती है राजनीति विज्ञान, राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस। दूसरा आता है राजनीतिक विज्ञान के। राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। यहाँ पे एक शब्द है कि नैतिक औचित्य, यानी कि नैतिक का अर्थ होता है जो नीति के संबंधित होता है, जो नीति यानी जो नियम के अनुसार चलता है उसको नैतिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है नैतिक और अगला शब्द है औचित्य। औचित्य का अर्थ होता है उपर्युक्तता या उचित होने की आवश्यकता। उचित होने की यानी सही होने का अवस्था, सिचुएशन। औचित्य यानी सही होने का सिचुएशन, अवस्था। ठीक है, नैतिक औचित्य यानी नीति के अनुसार सही होने का अवस्था हो सकता है। एक राष्ट्र जो उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यानी एक तो राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता, कुछ ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्र यानी कोई देश कहता है कि ये तो सही है, ये ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन जब उसे हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि ये तो ईश्वर की दृष्टि में, भगवान की नजर में ये पाप का भागी है। जिस काम को हम पाप करते हैं तो उस चीज में हम किस चीज के भागी हो जाते हैं? पाप के भागी। यानी आपने काम तो किया, लेकिन कौन सा काम किया? पाप करने का काम किया। और अगर आपने पुण्य क्या किया तो पुण्य के भागी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कुछ लोगों में कुछ बात को बताने का साहस होता है और कुछ लोग कुछ इस तरह के होते हैं कि उन्हें कोई भी बात बताने का साहस होता है, हिम्मत होता है, वो किसी से डरते नहीं है जो उनके लिए हानिकारक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत हिम्मत वाला साहसी व्यक्ति हिम्मत करके कुछ भी बोल देता है अगला को जो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल 4 मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मेरे सामने कोई आया और उसने हिम्मत करके वो बात बता दी, ये वो बात बोल दी, मेरी वो त्रुटि बोल दी, वो गलती बता दी जिसे मुझे सुनना पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। अब फिर क्या होता है कि मुझे उससे मनमुटाव हो जाता है, फिर मेरा उससे लड़ाई झगड़ा ऐसे आगे फिर होने लगता है। तो कभी कभी यहाँ पे वही बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि कभी कभी कोई लोग ऐसे साहसी होते हैं जो अपनी बात को आसानी से बता देते हैं। हमारे मन में बहुत तरह के बात चलते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन हम अगला को उसको जाके बता नहीं देते कि ये तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा ये काम मुझे पसंद नहीं है। ऐसा हम नहीं करते। ऐसा करने से क्या होता है, वो उनके लिए हानिकारक हो जाता है। जो इस बात को बताते हैं उनके लिए हानिकारक हो जाता है, उनके लिए ये हानि पहुंचाता है, उनको क्षति पहुंचाने का काम करता है। और कुछ लोगों में ये साहस नहीं होता, और कुछ लोग जो होते हैं तो वो देखते हैं कि ये गलत है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात को जो कि गलत है उसे बोलने का हिम्मत नहीं रखते। वो बता ही नहीं सकते कि जो आप कर रहे हो ये गलत है। ऐसे भी व्यक्ति हैं। यानी दो तरह के व्यक्तियों का जिक्र हुआ। पहला, जो कि अपना बात बताने का साहस रखते हैं लेकिन उनके लिए ये बात हानिकारक हो जाता है, और दूसरे लोग जो ये साहस नहीं कर पाते। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं। देखिए यहां पे लिखा है, लोगों को इस सिद्धांत से, जो उनका एक थॉट है, विचार है, सिद्धांत है, उस ज्ञान से, उस नॉलेज से उनको अवगत कराना चाहता हूं। यहाँ एक शब्द है अवगत। अवगत का अर्थ होता है जानकारी देना, है ना। आप लोग लिखेंगे जानकारी देना। तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि उन्हें मैं अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म, राजनीति और धर्म, धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि धार्मिक, धार्मिक किसे कहते हैं? जो धर्म से जुड़ा होता है उसे धार्मिक कहते हैं। राजनीतिक, जो राजनीति से जुड़ा होता है उसे राजनीतिक कहते हैं। तो धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा, उसका ज्ञान, दोनों का ज्ञान भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। अगर हम सही मायने में राजनीति को करें, धर्म के अनुसार करें, तो वो दोनों एक ही है, उनके अर्थ अलग नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जनता के स्वार्थ के लिए, जिसमें जनता का फायदा हो, जनता का लाभ हो, तो वो भिन्न नहीं है। भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग, डिफरेंट नहीं है। यद्यपि विदेशी शासक के कारण वे ऐसे प्रतीत होती थी। देखिए यहाँ पे मेन जगह आ गया, यद्यपि, हालांकि जिसको बोलते हैं। यद्यपि विदेशी शासक, जब हम गुलाम थे तो विदेशों के शासन में थे, उनके अंडर में थे, हम गुलाम थे। विदेशी शासक के कारण वे ऐसे प्रतीत होती थी। जब हम गुलाम थे, विदेशियों के अंडर में थे, तो वो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था। प्रतीत का अर्थ होता है लगना, ठीक है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। जब हम गुलाम थे तो हमें ऐसा लगता था कि राजनीति, तो राजनीति कौन करते थे? तो ब्रिटिश शासक करते थे, और वो हर वो काम करते थे, चाहे वो गलत हो, सही हो, सब कुछ करते थे। और वो अपने आप को ऐसा बताते थे कि ये सब सही है, धर्म के अनुसार भी और राजनीति के अनुसार भी। और वो कहते थे राजनीति विज्ञान में सभी दर्शन समाये, यानी ये सब चीज जायज है। जो ब्रिटिश शासक करते थे, अंग्रेज करते थे, वो सब सही हो, वही काम वो करते थे, चाहे वो धर्म के अनुसार हो या ना हो, राजनीति के अनुसार हो या ना हो, तो उसको वो सबको सही मानते थे। दर्शन करना यानी देखते थे, सभी चीजों को वो अच्छा समझते थे। और उनकी राजनीति कैसी थी? लोगों को बहुत वो प्रताड़ना देते थे, उनका उपज, उनका धन, उनका संपत्ति, उनका सब कुछ छीन लेते थे। अगर आप ध्यान से जब पढ़ोगे कि जब भारत गुलाम था तो उसे कैसी कैसी यातनाओं से, कैसे कैसे कष्टों से झेलना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा, तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। आगे है, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, उस समय की बात है, अभी की बात नहीं है। राइटर कह रहे हैं, राइटर कौन? बाल गंगाधर तिलक, कि इंग्लैंड कौन? जो आया था विदेशी, हम जिसके अंडर में हम थे। तो इंग्लैंड क्या करता था? भारत की सहायता से, भारत के हेल्प से बेल्जियम को, जो कि एक छोटा सा देश है, उसे क्या करता था? संरक्षण देने का काम कर रहा था। अब संरक्षण क्या होता है? उसे सपोर्ट करना, उसे हेल्प करना, उसकी सहायता करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसे संरक्षण करने का काम कर रहा है। सबको मेरी आवाज क्लियर से आ रही है कि प्रॉब्लम हो रही? पहले ये बताइए, नहीं तो मैं बोलते रहूंगी और आप लोगों को सुनाई नहीं देगी। हाँ, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है।
हाँ, अच्छी बात है। अगर मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो ठीक है। हम्म तो आगे पढ़ते हैं कि आगे लिखा है, कभी भी मैं जब रीडिंग करूं और आप लोगों को अचानक से कुछ ऐसा कठिन शब्द आपके सामने आए जिसे मैं उसे इग्नोर करके मुझे लग रहा है कि ये जैसे कि ये नहीं है, ये जरूरी बताना नहीं है और मैं आगे बढ़ूं, तो आप वो टाइपिंग करके पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम आपने जो ये बताया इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, याद रखेंगे, उसको आप पूछ सकते हैं। अगला शब्द है, अगला जो हमारा वाक्य है वो है, इंग्लैंड क्या कर रहा था, भारत की सहायता से बेल्जियम को संरक्षण कर रहा था, उसे सपोर्ट कर रहा था। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए जब हम दूसरे को संरक्षण दे सकते हैं। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि हम बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा था। और ये काम कौन करवा रहा था? तो इंग्लैंड करवा रहा था। तो फिर इंग्लैंड कैसे ये कह सकता है कि हम स्वशासन यानी कि खुद आत्मनिर्भर, यानी कि खुद हम अपने देश पे अपना शासन कैसे नहीं कर सकते? इंग्लैंड इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? वो कहते हैं जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। फिर राइटर आगे कह रहे हैं तिलक महोदय कि जो हम में दोष देखते हैं, जो हम में कमियों को देखते हैं, हमारे देश में हमारी गलतियों को देख रहे हैं, वो क्या करते हैं? उनका स्वभाव कैसा है? तो लोभी। लोभी का अर्थ कौन कौन जानता है? टाइप कीजिए जल्दी, किसी को पता है लोभी का अर्थ? चिराग को नहीं पता है लोभी का अर्थ? हाँ, शुभम नराले ने सही टाइप किया। लोभी का अर्थ होता है स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ के लिए लोभ करता है, थोड़ा और मुझे दो, ये करो मेरे लिए, वो होता है लोभी। जो लोभ करता है उसे लोभी कहते हैं। हाँ, याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब हम दूसरे को संरक्षण दे सकते हैं तो हम खुद स्वशासन क्यों नहीं कर सकते? हम अपने में अपना शासन क्यों नहीं कर सकते? हमें इंग्लैंड की क्या आवश्यकता है? जो वे दोष देख रहे हैं, हमारी गलतियों को देख रहे हैं, वो लोभी प्रकृति के लोग हैं। और लोभी प्रकृति के लोग कौन है? इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिश शासन, जो हमें ऐसे हमारी गलतियों को देख रहा है। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, हाँ लालची, ठीक है, आयुष ने भी अच्छा टाइपिंग किया। लोभी का अर्थ होता है लालची, जो लालच करता है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी इंसान आपको मिलेंगे इस धरती में जो भगवान में भी, जो परम कृपालु होता है। परम कृपालु यानी कि जो सब पे कृपा करे, कभी अपने बारे में नहीं सोचे। भगवान को कभी देखा है क्या? वो बैंक बैलेंस बना के रखते हैं क्या? क्या अपने लिए वो कुछ सोचते हैं कि ये मैं भी खाना ढक के रखता हूँ, ये मैं बाद में खाऊंगा? तो भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने संतान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा कृपा करने का काम करते हैं, कृपालु है, कृपा करने का कार्य करते हैं। ऐसे ईश्वर में भी वो दोष निकाल देंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान में भी खामियां निकाल देते हैं, गलतियां निकाल देते हैं। कुछ ऐसे भी इंसान आपको इस धरती में मिल जाएंगे। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अब फिर राइटर कह रहे हैं कि हमें ये किसी भी बात का परवाह नहीं करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। हमें क्या, ऐसे लोगों का कोई परवाह नहीं करना चाहिए, कुछ उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। परवाह करना यानी दूसरे की चिंता करना, पर उसके बारे में सोचना। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा। और हमें अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा कैसे कर सकते थे? कि हम गुलाम हैं और हमें
ये फीलिंग हमारे आत्मा को जगाना होगा और हमें इस गुलामी से बाहर आना है। हमें स्वशासन चाहिए, हमें हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो चाहिए। जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? स्वराज। हमें स्वराज, अपना राज्य चाहिए, अपने आप को हमें आजादी चाहिए। तो इसके बारे में फिर वो कहते हैं कि ये हमें जो हमारी सोच है वो अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास का अर्थ होता है कड़ी मेहनत, कड़ी कोशिश करनी चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में हमें हमारे देश का हित छुपा है। और फिर कह रहे हैं लेखक कि जो मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूं कि जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा किसके बारे में कह रहे हैं? स्वराज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वही जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के करेंगे तो हमारे देश का हित छुपा है। सबसे पहले हम अपने बारे में बोलेंगे कि हमें स्वशासन चाहिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। जब सब लोग एक ही बात को बोलने लगेंगे तो अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ेगा और अंग्रेज जैसे जाएंगे तो सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे देश का हित छुपा है, हमारे देश की भलाई छुपी हुई है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें हमारे देश का हित हो जाएगा, हमारा भी अच्छा होगा और हमारे देश का हित होगा, अच्छा भलाई होगा। कांग्रेस के स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। देखिए, सबसे पहले हमारे देश में कौन सा पार्टी आया था? कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया। सबसे पहले कुछ ऐसा प्रस्तावना थी जो कि पास हो गया। कौन सा प्रस्तावना? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये एक प्रस्तावना बन रही थी, उसको पास किया, कांग्रेस ने पास किया। अगले पैराग्राफ में लिखा है प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है। प्रांत आप समझते हो? किसी को प्रांत का अर्थ पता है? देखिए, प्रांत का अर्थ होता है अलग अलग भाग, अलग अलग क्षेत्र। ठीक है, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग नहीं बोलते, अलग अलग जगह से आए हैं। तो प्रांतीय सम्मेलन, जो सभी प्रांत एक जगह सम्मेलन यानी मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग भाग के जगह के लोग एक जगह मिलते हैं, मिलकर चलते हैं, वो किसकी देन है? कांग्रेस की ही देन है। यहाँ पे पॉजिटिव चीज लिखा है कांग्रेस के बारे में कि हमारा देश कितने राज्यों में बना है वो तो आपको पता ही है। कुछ राज्य यहाँ है, कुछ राज्य वहां है, तो कुछ इसके इस देश के हैं, उस देश के हैं, लेकिन सबको एक साथ जोड़कर सम्मेलन यानी मिलाकर चलना, ये किसकी देन है? किसने ये चीज दिया है? कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस उस समय सभी को एक साथ मिलाकर चलने का कार्य कर रही थी, चाहे वो किसी प्रांत का हो, किसी देश का हो, किसी जगह का हो, तो वो ऐसा कार्य कर रही थी। याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम आगे। जो उनके आदेशों का, फिर आगे लिखा, जो उनके आदेशों का पालन करता है, इस प्रस्तावना को लागू करने हेतु कार्य करने के लिए हम कृति संकल्प हैं। यानी कि जो हमारी इस प्रस्तावना है, कौन सी प्रस्तावना? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, तो जो इस चीज को मानेगा, इस आदेश का, इस जो ऑर्डर को मानेगा, पालन करेगा, यानी इसका जो पालन करेगा, मानेगा, इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु कार्य के लिए हम कृत संकल्प हैं। और इस चीज को लागू करने को, इसको वैलिड देने के लिए, इसको वैल्यू किससे? तो ब्रिटिश शासन से देने के लिए जो हमारी सहायता करेगा, उसके लिए हम कृति संकल्प है, यानी जिनके पक्के संकल्प किया हो उसके लिए हम बहुत ही कृतार्थ हैं, बहुत ही उनके क्या कह सकते हैं, जैसे उनके लिए बहुत ही हम अच्छी भावना को रखते हैं। इस प्रस्तावना को लागू करने हेतु कार्य करने के लिए हम
कृति संकल्प है और इसको हम पक्का करने के लिए, इस संकल्प को पक्का करने के लिए ये संकल्प लिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये मैंने सौगंध लिया है, ये कसम लिया है कि हम लोग इस भावना को जो सोच रहे हैं उसको लागू करेंगे, उसको लाएंगे। और ये कौन सा संकल्प है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि, मरुभूमि किसको किसको पता है, किसे बोलते हैं मरुभूमि? चैट कीजिए, किसी को पता है मरुभूमि किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता है मरुभूमि का अर्थ? मरुभूमि का अर्थ होता है बंजर भूमि, अनुपजाऊ, हाँ मरुस्थल भी कह सकते हैं, हाँ जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होता है, जहाँ पे कुछ फसल कुछ भी जहाँ पे खेती नहीं हो सकती उसे मरुभूमि कहते हैं ना, याद रखेंगे। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे अगर जो हम सोच रहे हैं वो हमें मरुभूमि में ले जाए, चाहे हम कृति संकल्प है, फिर से कृति संकल्प आया है, जिसके लिए हम पक्का संकल्प किए हैं उसे कृति संकल्प कहते हैं। कृत संकल्प, कृत संकल्प, इसके लिए हम पक्का संकल्प ले चुके हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ले जाए, फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, हमें अज्ञातवास, अज्ञातवास मतलब किसको किसको पता है, कोई बता सकता है? नहीं पता है, चलिए ठीक है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अज्ञातवास का अर्थ होता है अगर हम कहीं जाए और किसी को पता ना चले कि आप, मुझे ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप हो कहाँ, उसके लिए आदमी को जैसे छुप छुप के जीवन जीना पड़ता है ना, बिना किसी को बताए, उसे अज्ञातवास कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, यानी कि जो वो विचार लाए हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध, इसको लागू करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े, मरुभूमि में जाना पड़े, अज्ञातवास में जाना पड़े, सब कुछ हम लोग को मंजूर है। चाहे हमें कितनी भी कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान गंवानी पड़े, और जो हम इस भावना को सोच रहे हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, अंत में क्यों ना हमें अपनी जान गंवानी पड़े, गंवाना यानी कि त्यागना, उसका बलिदान देना, चाहे अपना जान ही क्यों ना देना पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसे किया था, उस प्रस्तावना को केवल तालियां बजाकर पास ना कराएं। एक मिनट, यहाँ पे लिखा है कि उस प्रस्तावना को श्री रामचंद्र ने ऐसा किया, श्री रामचंद्र ने जो भी कार्य किया था उस प्रस्तावना को, उस चीज को, प्रस्ताव को पारित करने के लिए केवल तालियां बजाकर पास ना कराए। जहां पे वो भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ ताली बजाकर आप सिर्फ हौसला अफजाई ना कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं बल्कि इस प्रतिज्ञा को, आपको पता है कि ये जो चीज भी बोल रहे हैं वो एक स्टेज में बोल रहे हैं। इससे पहले मैंने पिछले पेज में ही आपको बताया था कि वो एक भाषण दे रहे थे जहां पे पुलिस अधीक्षक लोग बहुत कोई बैठे हैं, तो वहां पे ये जो बोल रहे थे उस समय सभी लोग तालियां बजाने लगे। तो जब वो तालियां बजाने लगे तो उन्होंने कहा सिर्फ तालियां बजाकर ये प्रस्तावना को पास मत कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ यानी ये प्रण कीजिए, ये कसम खाइए, प्रतिज्ञा के साथ कराइए कि आप इसके लिए काम करेंगे। और जो मैं बोल रहा हूं, वो अपने भारतवासियों को कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अप्लाई करेंगे, उसको आप करेंगे, उस कार्य को करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक, आपको पता है कि संवैधानिक किसे कहते हैं? जो संविधान द्वारा लागू होता है उसे संवैधान कहते हैं, ठीक है। संवैधानिक और विधि संपन्न, जो संविधान द्वारा लागू हो, विधि संपन्न हो, उन तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। और हम स्वराज प्राप्ति के लिए क्या क्या करेंगे? जो संविधान से जुड़ा हुआ है, जो विधि संपन्न है, जो विधि से बना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में भी कह रहे हैं कि जो संविधान के अनुसार हो, जो हमारे विधि संपन्न हो,
उन तरीकों से, उन्हीं तरीकों से, हम लड़ झगड़ के नहीं, हम मार पीट के नहीं, हम संविधान के द्वारा, हम विधि संपत्ति के द्वारा क्या करेंगे, स्वशासन की प्राप्ति करेंगे, अपने शासन को प्राप्त करेंगे, लेंगे। ठीक है, ऐसा वो यहाँ पे बोलते हैं भाषण के लिए, प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। फिर है आगे, जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया। यहाँ पर एक ब्रिटिश शासक था जिसका नाम था जॉर्ज। क्या नाम था? जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया इस चीज को कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल ही नहीं सकता। वहां पे एक ब्रिटिश शासक बैठा हुआ था जॉर्ज, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि भारत के सहयोग यानी भारत के मदद के बिना इंग्लैंड अब नहीं चल सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। वो कह रहे हैं जो 5000 वर्ष पूर्व, जो 5000 वर्ष पहले पुराने एक राष्ट्र जो था, उसके बारे में जो हमारी धारणा है यानी हमारी जो विचार है, उसको क्या करना होगा, बदलना होगा। ये किसने कहा? जॉर्ज ने कहा। फ्रांसीसी रणभूमि में, फ्रांस की रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर, जब फ्रांस से ब्रिटिश का युद्ध हो रहा था तो रणभूमि में यानी युद्ध भूमि में जो भारत के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई थी। किससे? फ्रांसीसी सैनिकों से उनकी जान बचाई थी। उसके बाद आगे लिखा है, अपनी बहादुरी का परिचय दिया और उनका जान बचाकर अब वो कितने काबिल है, कितने बहादुर है, उन्होंने ये बता दिया कि वो कितने काबिल है, कितने बहादुर है। चाहिए कि बस 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के, एक मिनट फिर से यहाँ आती हूँ, कहां से, हाँ, 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर बहादुरी का परिचय दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि बस 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य यानी जो भारत की आबादी थी उस समय वो 30 करोड़ थी, भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। लास्ट में, अंतिम में वो क्या कहते हैं कि हमें ये बतलाना होगा, ये दिखाना होगा कि जो भारत की जनता है उसे अपनी आजादी के लिए, स्वशासन के लिए वो अपना जान भी देने के लिए, अपने प्राण को देने के लिए वो तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसके लिए? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। इसके लिए वो कह रहे हैं कि भले जान भी देने पड़े तो देंगे, लेकिन ये जो हमारा अधिकार है, ये जो हमारी भावना है, इसको हम हासिल करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा आज का ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो ये चैप्टर किस किस को समझ में आया, प्लीज अपना नाम चैट कीजिए। होमवर्क दे रही हूं, अभी है टाइम, आप पहले चैट कीजिए ना। ईश्वरी को समझ में आया। नेक्स्ट कौन है? पार्थ सातपुते न्यू, शुभम, जय, पार्थ सातपुते ओल्ड, प्रथमेश, आयुष, चिराग, अदिति। अरे ये कौन है जो प्लस का सिर्फ सिंबल दिया है? प्लस का निशान जिसने भेजा वो अपना नाम भेजिए। यश है। ओके, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क ये रहा, देख रहे हो स्क्रीन पे? हाँ, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखिए। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, सुनिए ध्यान से पहले सुनिए। पहले ये जो क्वेश्चन है वो पूरा लिखेंगे। तिलक जी ने कहा कि वे यद्यपि शरीर से जवान है किंतु उत्साह में बूढ़े हैं, तो ये क्या है, सही है या गलत है?
विधानों को पढ़कर गलत विधान को सही कीजिए। तो ये गलत है अगर, तो ये भी लिखिए और उसके नीचे लिखिए जो सही है। पहले आपको लिखना पड़ेगा सही, और सही सेंटेंस क्या है? तिलक जी ने कहा कि वे यद्यपि शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह में जवान है, वैसा बोल रहे थे ना, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। पहले ऊपर वाला लिखिए, फिर लिखिए सही, जो सही सेंटेंस है उसको लिखिए, यानी दोनों आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है जो मैंने समझाया सबको? हाँ ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है। अगर ये सही स्टेटमेंट नहीं है तो पहले ये लिखेंगे कि प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है, तो लिखेंगे सही, नीचे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रांतीय सम्मेलन किसकी देन है? तो कांग्रेसों की देन है। ये लिखना है ना हम लोगों को? हाँ ऐसे लिखोगे। सिर्फ अगर आपने जो करेक्ट आंसर है जो एक लाइन लिख दिया तो नंबर नहीं, नंबर 0/0, ठीक है, कुछ नहीं मिलेंगे आपको, कोई अंक नहीं मिलेंगे। अगला है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखो यानी इनके बारे में लिखो। लोकमान्य बाल गंगाधर के बारे में कुछ थोड़ा सा लिखिए, अभी आपने इतना कुछ जाना। होम रूल के बारे में आपके लेसन में आया है ना, होम रूल, उसके बारे में क्या जानकारी है, 2 लाइन उसके बारे में लिखिए। अब देखिए, ये जो संजाल आप देख रहे हो, कृति पूर्ण करो, तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको बनाना है। बिना डायग्राम बनाए आप 1 2 3 4 नंबर देके नहीं लिख सकते। पहले आपको ये जो टी शेप में आप देख रहे होंगे मेरे कर्सर को, कि टी शेप में जो ये संजाल बना है, पहले ये बनाइए, ऊपर लिखिए जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषता। 4 कौन कौन सी विशेषता है आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, संजाल बनाकर। अंतिम जो अंतिम प्रश्न है वो है उत्तर लिखो। उत्तर क्या लिखो? लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नाम। उन्होंने कौन सा नाम दिया गया था? लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा। अभी मैं बार बार बोल रही थी, मैंने गलती से नाम पढ़ा, यहाँ पे नारा है, लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा। चेक कीजिए तो किसको अभी समझ में आया कि उनका नारा क्या था? चेक कीजिए। कृपया चेक करें। उनका क्या नारा था बाल गंगाधर तिलक का? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। युगंधर ने ठीक लिखा, सही सही, यस यस। हाँ, स्वराज भी लिखना पड़ेगा, ईश्वरी की स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ आपको लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे युगंधर ने अभी हिंदी टाइपिंग करके किया, तो आप लोग भी करोगे ना तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जब आप टाइपिंग करोगे ना और मुझे भेजोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं। तो इसलिए कोशिश करो कि आप लोग अपना कीबोर्ड हिंदी में ट्रांसफर करके हिंदी से टाइपिंग करोगे, क्योंकि देखिए आप जैसे अभी लिखा, आप लोगों ने इंग्लिश से टाइप किया, तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा ना, आपको तो लिखना पड़ेगा हिंदी से ही। इसलिए कीबोर्ड को उसको ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में। हाँ, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक है, नारा था। तो आपको समझ में आ गया कि आज का होमवर्क क्या है? सबको समझ में आया? हाँ, चिराग को समझ में आया, ईश्वरी को भी आया, अदिति को भी आया, पार्थ को भी आया। हाँ, प्रथमेश ने भी टाइप किया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, गुड। जय को भी आया। हाँ, और आप सभी को हिंदी के मार्क्स मिल गए? मिल गया? हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और अधिक मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो पहले से क्लियर कीजिए, नंबर अच्छे आने चाहिए। तो हमारा टाइम अभी लगभग खत्म होने वाला है, सिर्फ 20 सेकेंड बचे हैं। तो हम लोग फिर अब मिलेंगे कब? थर्सडे को। हमारा नेक्स्ट टाइमिंग होगा थर्सडे। तो थर्सडे को हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले अगर कुछ डाउट होगा आपको तो आप मुझे बताओगे कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, वर्ड मीनिंग, भावार्थ, या फिर लेसन से संबंधित, कहानी से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, जो भी आपके प्रश्न है आप पूछ सकते हैं चैटिंग के द्वारा। हाँ, 20 सेकेंड हमारे पास बच्चे हैं,
तो ठीक है, चलिए सबको मेरा बाय, टेक केयर।